हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आज का जो सेशन है वो ट्रेडिशनल टॉपिक का है, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। ये हम सब जान चुके हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, अब तो बजट भी आ गया है। बट मैंने सोचा कि इकोनॉमिक सर्वे पर जब मैं आपसे डिस्कशन करूं तो दैट शुड बी अ डिटेल्ड एनालिसिस। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और आराम से समय ले करके हम आपसे बातचीत करें, समय लें, एक दूसरे से बातचीत करें ताकि मुझे भी समझाने में अच्छा लगे और आपको समझने में अच्छा लगे। जल्दबाजी में खाली यूट्यूब पर एक वीडियो डालना ही मेरा पर्पस नहीं रहता। तो पर्पस ये है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो बातें यहां से निकल करके आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक सर्वे और फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे बजट पर। ऑलरेडी बजट पर कुछ की हाइलाइट्स में ऑलरेडी जो है उसको लेकर के यूट्यूब पर मैंने वीडियो एक डाला भी है, आप सब उसको देख भी सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 आ चुका है और इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, भारत सरकार की तरफ से आते हैं। और जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, प्री में वो क्वेश्चन बना देते हैं, मेंस में क्वेश्चन बना देते हैं। बट देखिए इकोनॉमिक सर्वे को आपको पढ़ना कैसे है, आपको रटना नहीं है इकोनॉमिक सर्वे। आपको इकोनॉमिक सर्वे के कुछ थीम्स, कुछ लाइंस, कुछ वर्ड जो एक टिपिकल वर्ड जो उन्होंने नए शब्द कुछ यूज किए हो, नया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हो, उन सब चीजों को आपको ज्यादा गौर करना है। यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे की अर्थव्यवस्था चल कैसी रही है हमारी। ठीक, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस एग्जाम। आखिरकार में बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो दरअसल देखिए, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेश करती है संसद के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर इसको संसद के अंदर पेश करते हैं, जिसको बनाया जाता है भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। तो हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, वो इस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसको संसद में पढ़ देते हैं या पढ़ देती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में दरअसल जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें इंडिया की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, हमने क्या अचीव किया, हमने क्या गेन किया, हमने क्या लॉस रहा हमारा, हमने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ पर हमने क्या कमी रह गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। मतलब इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी का एक रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है कि भारत सरकार संसद में ये बताती है कि हमारी इकोनॉमी की दशा और दिशा कैसी है एंड व्हाट आर द प्लस एंड व्हाट आर द माइनसेस और क्या सल्यूशन होना चाहिए। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज एंड व्हाट आर द सल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे बताती है। इसी के बेस पे फिर आप देखते हैं आगे चल करके फिर बजट भी हमको मिलता है। तो बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पास्ट ईयर का होता है। जैसे बजट देखिए लिखा है 25-26, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च 2026 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसका ये रिपोर्ट कार्ड है भैया, ये परफॉर्मेंस है। सरकार ये देख ले कि इकोनॉमी में इस तरीके से रहा। अब देखिए जाहिर सी बात है इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि भारत सरकार के ही मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाते हैं, तो इन जनरली ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे में सब अच्छी अच्छी बातें होती, तारीफ होती, इसीलिए विपक्ष फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। जैसे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखें तो उन्होंने एक टर्म यूज किया एंड दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक टर्म यूज हुआ है गोल्डी लॉक सिचुएशन। अब ये गोल्डी लॉक सिचुएशन क्या है? तो देखिए गोल्डी लॉक सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मॉडरेट ग्रोथ होती है, लो इन्फ्लेशन होता है और फेवरेबल मॉनेटरी कंडीशन होती है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर मॉडरेट ग्रोथ होगा, मींस ग्रोथ रेट हमारी ठीक ठाक चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी,
महंगाई दर, इन्फ्लेशन हमारा कम होगा, और जो मॉनेटरी कंडीशन होती है, जो मॉनेटरी कंडीशन होती है वो भी फेवरेबल होती है। इसी के लिए एक टर्म यूज किया है अब की बार, गोल्डी लॉक। अब आपसे एग्जाम में इस पर पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि व्हाट इज गोल्डी लॉक। सो गोल्डी लॉक सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मॉडरेट ग्रोथ होगा, इन्फ्लेशन कम होगा और मॉनेटरी कंडीशन जो है वो फेवरेबल होगी, मतलब देश की विकास जो है वो ठीक ठाक चल रही होगी। आप देखें 7.6% के ग्रोथ रेट की यहां पर बात की जा रही है। ओके, तो इसी पूरे सिचुएशन को हम लोग दरअसल गोल्डी लॉक सिचुएशन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए इसमें एक टर्म यूज हुआ है जिस टर्म को कहा जाता है नज। ओके, नज का मतलब होता है नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड। नज दरअसल इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो भारत सरकार का नज प्रोग्राम है जिसमें जो नॉन कंप्लायंस होता है उसको ट्रीट किया जाएगा एज इंफॉर्मेशन फेल्योर, नॉट द मॉरल फेलिंग। मतलब नैतिक विफलता नहीं है अगर कोई टैक्स पेयर अपना टैक्स नहीं पे कर पा रहा, माना जाएगा कि वो इंफॉर्मेशनल फेल्योर है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को नज कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इस नज प्रोग्राम से देश में टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोग जो हैं वो वॉलेंट्रली खुद ही इंटरेस्ट लेकर के कंप्लायंस कर रहे हैं और स्टेट और टैक्स पेयर के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा हो रहा है। मतलब सरकार का ये जो नज प्रोग्राम था इससे फायदा हुआ है। यहां पर लोग खुद ही अपने आप सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं, फाइलिंग वगैरह को, जो टैक्स पेयर्स हैं अगर कुछ गलत हो गया वो खुद ही सही कर दे रहे हैं, जिससे कि सरकार को टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, जिसके लिए सरकार कोई भी फोर्स, कोई भी कोअर्सिव इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही। इसी को नज कहा जाता है। ओके, फिर आया एक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हुआ है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या है वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट? दरअसल ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में अगर सेविंग्स हो रही हैं और आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर गोइंग टू हैव फर्दर इनकम एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा साइकिल है जहां पर सेविंग के पैसे को इन्वेस्ट किया जाए तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है और फिर उससे इनकम या कंजम्पशन बढ़ता है। तो देश की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है, सेविंग का इन्वेस्टमेंट में जाना, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इसी को वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सेविंग होगी, पैसा बचेगा, तो आप उसे कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। फिर चाहे आप बैंक में करें, चाहे आप सोना खरीद लें और वॉट एवर यू कैन, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टिंग द मनी। तो जब सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से फिर आप पैसा कमा रहे होते हैं, तो मनी मल्टीप्लाई होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको अल्टरनेटिव्स मिलते चलते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, जिससे इकोनॉमी को फायदा होता है। इसी को कहा जाता है वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ एक टर्म यूज हुआ है दैट इज स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि आखिरकार में स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी क्या होता है। देखिए, स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमी ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए, ऐसी कोई वस्तु बनाए जो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत ज़रूरी हो, एसेंशियल हो, और उसका ईजिली कोई अल्टरनेटिव ना हो। मीन्स इंडिया शुड प्रोड्यूस सच थिंग्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन, और उसका आसानी से कोई विकल्प ना मिले,
उसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ है वो है ऑरेंज इकोनॉमी। जब बजट आया और बजट पर प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे तो भी उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी की बात की ना। व्हाट इज दिस ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो क्रिएटिव है। मोर एंड मोर क्रिएशन शुड बी देयर। सो ऑरेंज इकोनॉमी 3 टर्म से मिलकर बनती है, योर आइडियाज, योर टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी। आइडिया, टैलेंट और टेक्नोलॉजी तीनों को मिला दीजिए, इस पर जो इकोनॉमी बेस्ड होगी वही ऑरेंज इकोनॉमी होगी। सो ऑरेंज इकोनॉमी इज हैविंग मोर एंड मोर प्रमोशन टू क्रिएटिविटी, कल्चरल आइडेंटिटी। इससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाएं, इसी को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। ऑरेंज इकोनॉमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हो, इनोवेशन हो, नए नए टैलेंट आए, नए नए आइडियाज आए, क्रिएट करिए इकोनॉमी में, क्रिएशन शुड बी देयर। तो दैट इज टू ब्रिंग क्रिएटिव रेवोल्यूशन, दैट इज योर ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, फिर एक टर्म आया है दैट इज पिंक टैक्स ऑन मोबिलिटी। इसका जिक्र किया है इकोनॉमिक सर्वे ने। अब ये पिंक टैक्स ऑन मोबिलिटी क्या है? देखिए, पिंक टैक्स मतलब ऑब्वियसली होता है, पिंक इन कलर है तो वो महिलाओं से रिलेट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अर्थव्यवस्था में अगर महिलाओं के भागीदारी को हमें बढ़ाना है, वुमेन पार्टिसिपेशन, इफ यू हैव टू इंक्रीज इन इकोनॉमी, तो महिलाएं जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करती हैं ऑन देयर मोबिलिटी, ऑन देयर मूवमेंट, इन द नेम ऑफ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो कम होना चाहिए। क्योंकि अगर वातावरण महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होगा तो महिलाएं इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल महिलाओं की सुरक्षा पे हमें बेहतर ध्यान देना चाहिए। तो महिलाएं जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करती है अपनी मोबिलिटी पर, कि अगर एक लड़की को मान लेते ऑफिस से घर जाना है और रात में 12 बज गया, 1 बज गया, लेट नाइट तक अगर वो काम कर रही थी, तो वो प्रेफर करेगी टू पे सम एक्स्ट्रा फंड टू अ कैब फॉर रीचिंग हर डेस्टिनी, फॉर रीचिंग हर डेस्टिनेशन। अपने घर तक पहुंचने के लिए वो एक्स्ट्रा फंड पैसा खर्च कर देगी, लेकिन वो कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करेगी जहां पर उसकी सेफ्टी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो। सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट दैट अ वुमन, दैट अ फीमेल हैज टू स्पेंड, दैट इज नोन एज पिंक टैक्स ऑन मोबिलिटी। तो अगर हम इसको कम करें तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अब इसको कैसे कम किया जाए? तो इसको कम करने के लिए आपको मतलब राज्य को पुलिसिंग अच्छी करनी पड़ेगी, जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, मोर एंड मोर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए। इन सब पर राज्य को काम करना पड़ेगा, जिससे महिलाओं पर जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है उनकी सुरक्षा के लेकर के वो कम हो जाएगा, तो महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, ये कहना है। ओके, फिर ऐसे एक टर्म आया दैट इज नोन एज एंट्रोफी इफेक्ट। देखिए, एंट्रोफी का मतलब होता है फिजिक्स में रैंडमनेस। ओके, एकाएक कुछ। इकोनॉमी में एंट्रोफी इफेक्ट का मतलब होता है जब इकोनॉमी किसी नए प्रोसेस को अडॉप्ट करने लग जाती है एकाएक, विदाउट हैविंग दैट मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसी को हम एंट्रोफी इफेक्ट कहते हैं। जैसे मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, मूविंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एकाएक जो आप मूव कर रहे हैं और विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इफेक्ट को एंट्रोफी इफेक्ट कहा जाता है। ओके, फिर ऐसे एक टर्म यूज हुआ है स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस। अब ये स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस क्या है? दुनिया में हो रहे उथल पुथल, ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट इज गोइंग ऑन, तो जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इफ एनी इकोनॉमी हैज द एबिलिटी not only to survive but also to thrive, that is known as strategic resilience। मतलब अर्थव्यवस्था की वो क्षमता, जहां अर्थव्यवस्था
दुनिया के जो शॉक्स हैं, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिकल शॉक्स हैं, उसे ना केवल वो एब्जॉर्व करे, उससे अपने आप की रक्षा करे, अपने आप को बचाए, बल्कि वो आगे भी बढ़े। उसी के लिए टर्म यूज हुआ है स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस। और भारत ने ये करके दिखाया है कि दुनिया भर में जिस तरीके से अलग अलग चीज़ें चल रही, हम सब देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल का इशू, मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब्ड है, अमेरिका वेनेजुला, अमेरिका ग्रीनलैंड, तमाम इश्यूज चल रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज, इंडिया हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव्ड but also India is thriving, India is progressing. So for that a strategic term is used, that term is strategic resilience term is used. Okay, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आर्थिक सर्वे पोटेंशियल जीडीपी की बात करता है। ओके, पोटेंशियल जीडीपी की बात होती है, संभावित जीडीपी। तो क्या कहता है कि इंडियाज ग्रोथ रिमेन्स रॉबस्ट विथ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 प्रोजेक्टेड इन द रेंज ऑफ 6.8% टू 7.2%। मतलब आने वाले दिनों में जो भारत की जो पोटेंशियल जीडीपी होगी, संभावित जीडीपी, वो इसके बीच रहने का अनुमान है। अब क्वेश्चन उठता है ये पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, बट बिफोर दैट मैं आपको दिखा दूं कि देखिए पोटेंशियल जीडीपी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में। तो पोटेंशियल जीडीपी दरअसल देखिए जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में अंतर होता है दोस्तों, हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे अंतर होता है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एनुअल ग्रोथ रेट। भाई जो साल भर में हमने अचीव किया एनुअल ग्रोथ रेट, वो जीडीपी हो गई। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है हम कितना अचीव कर सकते हैं, योर कैपेबिलिटी, योर एबिलिटी, योर कैपेसिटी टू अचीव। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत की पोटेंशियल जीडीपी लगभग 7% रहने का अनुमान है इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। नाउ दिस इज अ गुड साइन। पोटेंशियल जीडीपी देखिए 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, 3 पैरामीटर्स पर। पहला होता है कैपिटल एसेट, मोर एंड मोर कैपिटल एसेट शुड बी देयर। कैपिटल एसेट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रोड बनवाइए, ब्रिज बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैपिटल एसेट क्रिएट होना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर एंड मोर कैपिटल एसेट शुड बी देयर। उसके बाद आपका लेबर इनपुट, आपका जो लेबर क्लास है वो स्किल्ड होना चाहिए, केवल लेबर्स का नंबर में नहीं है, मतलब लेबर क्लास आपका स्किल्ड हो। और तीसरा आपका जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, क्षमता उत्पादन करने की, ये अच्छी होनी चाहिए। तो आप जब इन 3 चीज़ों पे काम करते हैं तो आपकी पोटेंशियल जीडीपी हमेशा बढ़ती है। ये पोटेंशियल जीडीपी है जिस पर इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार बात किया है। आई होप यू आर गेटिंग मोर पॉइंट। दिस इज पोटेंशियल जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। ओके, इसे कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। जब कोविड आया था तो हमारी पोटेंशियल जीडीपी गिर गई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे पोटेंशियल जीडीपी हमारी बढ़ी है। अब इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम आगे वित्तीय वर्ष में लगभग 7% तक पोटेंशियल जीडीपी रहने का अनुमान है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अब आप देखें कि एज पर दिस सर्वे, एज पर द सर्वे, रियल जीडीपी और जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 7.4 एंड 7.3% इन द फाइनेंशियल ईयर 26। 2026 में जो हमारा वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है उसमें रियल जीडीपी 7.4 रहेगी, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है 7.4, और जीवीए जो है वो 7.3 रहेगा। तो जीडीपी का मतलब होता है कंबाइंड, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी कंबाइंड। जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जब हम इंडिविजुअल सेक्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं उसको जीवीए कहते हैं। तो रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड, बेस ईयर से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी होती है इन्फ्लेशन मींस मार्केट प्राइस, और रियल होता है बेस ईयर। तो रियल जीडीपी 7.4% और जीवीए 7.3% रहेगी जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। इट्स अ गुड साइन।
पोटेंशियल जीडीपी मैंने आपको बता ही दिया, 7% तक रहने का अनुमान है। हमारे देश में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है, 1.7% है। अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? तो दरअसल हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप देखेंगे तो पूरा ओवरऑल जो भी आपका बास्केट है, जो आपका बास्केट ऑफ गुड्स है, इस बास्केट ऑफ गुड्स में सारी वस्तुओं को आप मिला दे भाई, अपना हाउसिंग, अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपना मेडिकल, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने फूड, अपने एनर्जी के आइटम सब मिला दीजिए, उस पूरे बास्केट की जो वैल्यू है उसमें कमी आई है, यानी कि देश के अंदर हर चीज के दाम कम हो रहे हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारी कम हुई है, तो ये अच्छा साइन है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा तो आपकी सेविंग अपने आप बढ़ेगी। अच्छा, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक चीज होती है, कोर इन्फ्लेशन होता है एक। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है नॉन फूड नॉन एनर्जी आइटम्स। फूड और एनर्जी को इस बास्केट में से फूड और एनर्जी को निकाल दीजिए, एंड द रिमेनिंग अमाउंट को जब आप देखेंगे तो उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ओके, ये दो टर्म प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन देखिए कम हुआ है, और ये इकोनॉमिक सर्वे का एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे देश में हेडलाइन इन्फ्लेशन कम है। जहां तक रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो 3.1% से ग्रो करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 26, क्योंकि मॉनसून जो है वो फेवरेबल रहा। खेती का भी अच्छा साइन दिखाया गया है, 3.1%। अब एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है जो आपका रूरल डिमांड है वो जनरेट होती है, तो गांव में रोजगार पैदा होता है, गांव में लोगों को कमाई मिलती है, काम धंधा मिलता है, किसानों को फायदा होता है अगर खेती हमारी बढ़ती है, और खेती बढ़ेगी तो जो हमारे जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा होता है। ओके, जहां तक रही बात इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी मोमेंटम गेन किया है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर अब कोविड वाले शॉक से बाहर निकल चुका है, जिसमें जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 6.2% है फ्रॉम 5.9%। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5.9% था, और अभी जो प्रोजेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 26 में वो 6.2% है। तो इसका मतलब है चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमी में, ये प्लस पॉइंट है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये हम सब जानते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रोथ। इसीलिए भारत सरकार ने 2020 में एक योजना शुरू की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 14 सेक्टर्स को जो है वो इंक्लूड किया गया था। इस योजना ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिसकी वजह से आप देखें 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, 18.7 लाख करोड़ तक का प्रोडक्शन इंक्रीमेंट हुआ है, और 12.6 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट लाई थी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि कोविड से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो एकदम कोलैप्स कर गया था। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ओके, जिसमें 14 सेक्टर्स को शामिल किया गया। तो यहां पर आप देखें 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, 12.6 लाख रोजगार जनरेट हुए। इट्स अ गुड साइन, ये बहुत अच्छी बात है। नो, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए भारत में जो लगातार सरकार इनोवेशन पे काम कर रही है, नवाचार, इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार पे जो काम हो रहा है उसका फायदा देश को मिल रहा है। हमारे देश का जो इकोसिस्टम है वो लगातार मजबूत हो रहा है, नवाचार में स्टार्टअप्स लगातार देश में बढ़ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिससे कि जो कंट्री का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उस जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है। देखिए 2019 में हम 66 नंबर पर थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और 25 में हम 38th पोजीशन पर आ गए हैं। इसका मतलब है दुनिया भर में इनोवेशन के मामले में भारत बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। ये एक बहुत इसका पॉजिटिव पॉइंट आया है। जहां तक रही बात सर्विस सेक्टर की, हम सब जानते हैं हमारे देश की नेशनल इनकम में
सबसे बड़ा योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का रहता है। आप देखिए सर्वे कहता है कि सर्विस का जो शेयर है जीडीपी में दैट रोज टू 53.6 इन फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब वित्तीय वर्ष 2026 में जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़कर 53.6% हो गया है। ओके, और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सर्विस का, 7th लार्जेस्ट हम एक्सपोर्टर हैं सर्विस के। ये एक बहुत बड़ा साइन है। प्लस सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई सर्विस सेक्टर में ही हमारे देश में आया। ये कुछ की पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रही बात बेरोजगारी की, हम सब जानते हैं बहुत बहुत बर्निंग इशू है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो सरकार भी कोशिश करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे बताता है दैट इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज कम डाउन। आप देखें मई 2025 में ये बेरोजगारी दर 5.6% थी, ये कम हुई है दिसंबर में आपके 2025 में और 4.8%। दिसंबर 2025 का जो आंकड़ा है वो 4.8% है। इसका मतलब है लगातार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, लोग नए नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब है, लगातार जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। इसके पीछे कुछ फिगर्स, कुछ इसमें प्लस पॉइंट दिया गया, इसको सब्सटैंशिएट किया गया है। तो आप देखेंगे सर्वे कहता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है खास तौर से 15 साल और उससे ऊपर वालों का, 15 साल और उससे ऊपर का, वो बढ़ा है। दिसंबर 2025 में 56.1% हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे देश में बेरोजगारी दर क्यों कम हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मेंस में अनएम्प्लॉयमेंट पे यू कैन गेट अ फुल लेंथ क्वेश्चन, आ भी चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड कि बेरोजगारी दर कैसे नापी जाती, यही सब तरीके हैं बेरोजगारी दर को नापने के। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 उसके ऊपर का बढ़ा है। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है, 35.3% हुआ है, जिसका मतलब है कि महिलाएं जो इकोनॉमी में लगातार पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। ओके, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंक्रीज्ड टू 53.4%। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो भी बढ़ा है, 53.4% हो गया है। इन सब का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ये कि भारत में बेरोजगारी दर में कमी आई है। हालांकि विपक्ष ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। विपक्ष का मानना है कि ये गलत है, बेरोजगारी दर भारत में बढ़ रही। अब ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही करेगी, फिर चाहे वो कोई भी अपोजिशन हो। आज जो सरकार में है वो कल अपोजिशन में होगी तो वो भी यही काम करेगी, आज जो अपोजिशन में वो भी यही काम करेगी। बट वी हैव टू गो विद द गवर्नमेंट्स डाटा। तो गवर्नमेंट जो कह रहा है हमें उसको मानना है। सो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज कम डाउन, so you must also know that unemployment rate has come down and why, what are the reasons. So these were the reasons. Okay, now moving ahead, देखिए भारत का एक्सटर्नल परफॉर्मेंस इकोनॉमिक सर्वे कहता है वो भी बहुत रिमार्केबल रहा। हमारा इंडिया का जो शेयर है एक्सपोर्ट में आप देखें लगातार बढ़ता चला जा रहा। 2005 में भारत ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट 1% का था, वो 2024 में 1.8% का हो गया, मतलब लगभग डबल जो है वो हुआ है। ये फिगर आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत का जो शेयर है ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में वो बढ़ा है, वो ऊपर की तरफ मूव किया है, ये बहुत अच्छा है। इसके पीछे इशू क्या है, मतलब ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे हमारा एक्सपोर्ट सर्विस, सस्टेन्ड मोमेंटम इन नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरीज एक्सपोर्ट। तो हमने लगातार जो सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट किया है, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरीज में जो एक्सपोर्ट किया है, नॉन पेट्रोलियम में जो एक्सपोर्ट किया है, उससे हमारा एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है।
अब आप देखें जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेक्स भी मजबूत होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत का फॉरेक्स जो है इस समय बम्पर हाई है, 701.4 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स चल रहा। विदेशी भंडार, जितना ज़्यादा विदेशी भंडार होता है इकोनॉमी की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा दिखाई जाती है। विदेशी भंडार जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन करेंसी है जिसमें डॉलर होता है। तो फॉरेन करेंसी आती है, इसमें गोल्ड आता है, इसमें एसडीआर आता है इसमें, और रिजर्व ट्रेंच आता है इसमें। तो चार चीज़ों से मिलकर के ये एक बॉक्स बनता है जो आरबीआई के पास रहता है। सो आरबीआई इज नोन एज कस्टोडियन टू फॉरेक्स। फॉरेन करेंसी, आउट ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कम्स गोल्ड, गोल्ड भी रखा जाता है, उसके बाद एसडीआर आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और फिर रिजर्व ट्रेंच आता है। ओके, तो ये जो रिजर्व ट्रेंच है ये चार चीजें मिलकर के ये पूरा आपका फॉरेक्स बनेगा। इस फॉरेक्स को देखिए इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये जो फॉरेक्स है ये इतना है हमारे पास कि हम 11 मंथ का एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, मतलब हम 11 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड साइन। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला जो देश है वो भारत है आज भी। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इज इंडिया। ये हमारे देश के लिए ये भी प्लस है कि लगातार रेमिटेंस हमारे देश में आ रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत में ही आता है। ओके, सर्विस एक्सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा है, और टोटल एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे हमारा तो ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। आप देखिए इंडिया टोटल एक्सपोर्ट रीच डू 285.3 बिलियन डॉलर। ये देखिए ये हमारा एक्सपोर्ट रहा है, और जो 2005 में हम 1% थे ग्लोबल ट्रेड में, वो अब हम लगभग डबल होने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब देखिए आगे क्या आ गया। हाँ, अब अनटार्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 25 ये कहता है, ये बताता है कि भारत की रैंकिंग चाइना और यूएई के बाद तीसरे नंबर पर है। हम थर्ड नंबर पर आते हैं दोस्तों, हम थर्ड नंबर पे आते हैं आफ्टर चीन एंड यूएई इन द टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ ग्लोबल ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप। हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो भारत का ट्रेड पार्टनरशिप है, वो चीन और यूएई के बाद तीसरे नंबर पर, मतलब हम लगातार अपने नए नए पार्टनर्स, नए नए ट्रेडिंग पार्टनर्स को बना रहे हैं। मीन्स हमारे नए नए जो आपका डेस्टिनेशन है ट्रेडिंग करने का वो डिस्कवर हो रहा है। बहुत देशों के साथ आपने देखा हम लोगों ने एफटीए साइन किया है। तो चीन और यूएई के बाद भारत तीसरे नंबर पे आता है एज फार एज डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप इज कंसर्न। इट्स अ गुड साइन। लगातार भारत सरकार ने जो फिस्कल मैनेजमेंट किया है, जो फिस्कल प्रूडेंस गवर्नमेंट का है, उससे दुनिया का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में बढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की रेटिंग बढ़िया की है। जो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें जंप आया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें मॉर्निंग स्टार, DBRS, S&P ग्लोबल रेटिंग, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने भारत की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस शो किया है। हमारी इकोनॉमी की रेटिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिमार्केबल काम किया इन फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस मीन्स इन फिस्कल डिसिप्लिन, जहां हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल भी रखा है और अपने खर्चों को भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। कैपेक्स पे आप देखेंगे लगातार पैसा हमारा बढ़ रहा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है फ्रीबीज को हमने कम करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। ओके, नौ इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो भारत का रेवेन्यू रिसिप्ट है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स से कलेक्शन बढ़ रहा है, फिर चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। आप देखिए डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हमारा बढ़ा है, और जो प्री पैंडेमिक 2020 से पहले जो 51.9% का था, वो इस समय फाइनेंशियल ईयर 25 में 58.8% हो गया है। तो इसका मतलब है कि लगातार भारत का डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा।
जिससे देश का रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट के बढ़ने का मतलब होता है कि टैक्स का कलेक्शन बेहतर हो रहा। अब आप देखें सेंटर का जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, सेंटर्स रिवेन्यू रिसिप्ट, वो आप देखिए 9.2% ऑफ जीडीपी है, ये बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट टैक्स का शेयर देख लीजिए 58.8% है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट टैक्स लोग जमा कर रहे हैं, इनकम टैक्स वगैरह लोग पे कर रहे हैं। आईटीआर फाइलर्स का जो अमाउंट है, आईटीआर फाइलर्स का नंबर वो लगातार बढ़ रहा है, इस समय 9.2 करोड़ लोग हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जीएसटी कलेक्शन 17.4 लाख करोड़ रुपया, ये वही समय है जब न्यू जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाया गया था, अप्रैल दिसंबर 2025 की बात है। दिवाली के टाइम पर जीएसटी कम कर दिया गया था, जीएसटी का कलेक्शन बहुत बड़ा है। इफेक्टिव कैपेक्स हमारा 4% है जीडीपी का, 4%। अब ये इफेक्टिव कैपेक्स क्या होता है? इफेक्टिव कैपेक्स बना है शब्द कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही। इसमें क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट जोड़ देते हैं। मतलब एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हम अपने एसेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप ग्रांट को जोड़ दें फॉर एसेट क्रिएशन या फॉर कैपिटल एसेट। ओके, तो आप जब ये जोड़ देते हैं तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, इफेक्टिव कैपेक्स आता है। तो भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च करी वो तो है ही है। जो भारत सरकार ने राज्यों को पैसा दिया होगा ग्रांट के फॉर्म में कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए, दोनों को जोड़ेंगे आप तो इफेक्टिव कैपेक्स आएगा। ये लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन काम किया जा रहा है। अब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा उतना ही पोटेंशियल जीडीपी आपकी बढ़ेगी। ओके, नाउ मूविंग अहेड, देखिए यहां पर राज्यों के लिए क्या कहा गया है। जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है स्टेट गवर्नमेंट का वो स्टेबल हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राज्य का जो घाटा है अगर वो स्थिर है, स्टेबल है, तो ये इकोनॉमी के लिए, राज्य की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। और ये लगभग 2.8% ऑफ जीडीपी है, 2.8% ऑफ जीडीपी। अगर स्टेट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, वो सेंटर से पैसा उधार लेंगे, आरबीआई से उधार लेंगे, तो उनके ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर इस सर्वे बताता है कि स्टेट का फिस्कल डेफिसिट ब्रॉडली स्टेबल है अराउंड 2.8% ऑफ जीडीपी इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, मतलब 2020 के बाद। हाँ, प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच गया। हाँ, ये बात सच है कि इन रिसेंट ईयर्स ये बढ़ा था, 3.2% तक हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.2% था जीडीपी का। अब वो क्यों बढ़ा था? क्योंकि तो कोविड आ गया था, उसमें उनको ज्यादा पैसा खर्च करना था। जब राज्य फ्रीबीज खर्च करते हैं, मुफ्त में सब कुछ बांटते हैं, तो राज्य का फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ता ही बढ़ता है। अगर स्टेट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो वो स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बिल्डअप करता है, वो किसी भी तरह से राज्य की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, ना भारत का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम हुआ, ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है उधारी कम है। देखिए ऐसा है कि उधारी हमेशा कम होनी चाहिए और टैक्स हमेशा ज्यादा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स का कलेक्शन है वो बेहतर है, वो बड़ा है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छा है, वो बढ़ना चाहिए, और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम होना चाहिए, तब इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। जो गवर्नमेंट ने टैक्स बेस बढ़ाया, ये सरकार के लिए इसने बेहतर काम किया है। हमने टैक्स स्लैब तो बढ़ाया नहीं, हमने टैक्स बेस बढ़ा दिया, ज्यादा लोगों को, ज्यादा पॉपुलेशन को टैक्स के दायरे में ला दिया। इससे गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छा है कि भारत का जो टैक्स डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो कम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी पर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया है, सीआरआर में रिडक्शन हुआ है। तो जब रेपो रेट कम हो जाता है तो बैंकों से उधार लेना, लोन लेना सस्ता हो जाता है, और जब लोगों को लोन सस्ता मिलेगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, उससे इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पहुंचता है, डिमांड ज़्यादा होती है।
इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन की भी तारीफ की है, जो आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह इधर कम किया उसकी। आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। 2024 में वो 11.2% था, 25 में 14.2% हो गया। मतलब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्रेडिट दे रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। इसका मतलब है बैंकों का एनपीए कम हुआ होगा, तभी बैंकें जो है अपना क्रेडिट आगे पहुंचा पा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर को जो बैंक का क्रेडिट है देखिए वो भी बढ़ रहा है। 24 में 13% था, 25 में ये 21.8% हो गया। इट्स ऑल्सो अ गुड साइन कि एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा बैंकों से लोन मिल रहा है। आप देखिए इस बजट में भी एमएसएमई सेक्टर पर सरकार ने फोकस किया। तो अगर बैंक्स लोन दे रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को, तो एमएसएमई सेक्टर में प्रोडक्शन होता है और एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं मिलता है तो एमएसएमई सेक्टर में ही मिलता है। तो इसलिए एमएसएमई सेक्टर तक अगर पैसा पहुंच रहा तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपको इकोनॉमी में मिलेगा। ओके, नौ बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करते हुए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जो टोटल नॉन परफॉर्मिंग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, उसमें कमी आई है। यह बहुत अच्छी बात है। डिक्लाइन हुआ है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंकों का पैसा डूब कम रहा है, लोग एनपीए नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है चाहे बैंक गवर्नमेंट का आईबीसी कोड रहा हो या गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका फ़ायदा मिल रहा और बैंक अपने पैसे को ईजिली रिकवर कर पा रहा है। तो जब बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेगा तभी तो फर्दर किसी और को पास ऑन करेगा ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। वित्तीय समावेश में, चाहे वो जनधन जो है आपका अकाउंट ओपन कराना हो, चाहे जैम की बात हो, जनधन आधार और मोबाइल, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत का स्कोर लगातार बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालती है उसमें आप देखेंगे मार्च 24 में हमारा स्कोर था 64.2, अभी मार्च 25 में वो 67 हो गया। इसका मतलब है कि चाहे वो जनधन खाता खुलवाना हो या कोई भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड काम हो, वो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर वो पहुंच रहा है, तो लोगों का जीवन बदल रहा है। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बेहतरीन काम हो रहा है। इस बार का बजट आप देखेंगे तो उसकी थीम भी जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही रखी गई है। और फिर एक पॉइंट यहाँ पर आया है हाउस होल्ड सेविंग्स का, कि हाउस होल्ड सेविंग्स जो पैसा है, जो लोग पैसा अपना सेव करते हैं, वो थोड़ा बहुत अब पैसा शिफ्ट हो रहा है मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। मतलब लोग शेयर मार्केट में, इक्विटी में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। जो मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर ज़्यादा पैसा लोगों का जा रहा है। जो ट्रेडिशनल सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे बैंकिंग में या एफडी करा लेना, उससे लोग हटके मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहे हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं। सरकार ने भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की, जिससे लोग ट्रेडिशनल सेविंग से हटके और भी कई सेविंग्स के जो ऑप्शन होते हैं वहाँ पर वो काम करें। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे रहा। आई होप ये इकोनॉमिक सर्वे आपको समझ में आया होगा। इस इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में और मेंस में आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे बजट पर। बजट पे हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बजट फ्रॉम ए टू जेड, हर एक चीज़ को आपके एग्जाम के लिए सिंपल लैंग्वेज में, आसान सी भाषा में मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपके साथ डिस्कस किया। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये वीडियो देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे जैसा मैंने आपको बताया उसको आप पढ़ लें। आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।